गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत हष्ट पुष्ट होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत जोर शोर और ध्यान पूर्वक कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो लगातार आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज के सुविचार के साथ मैं इस सेशन को शुरू करता हूं। तो आज का सुविचार है, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हर किसी से कुछ सीखना है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हर किसी से कुछ सीखना है, क्योंकि अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग अनुभव लाते हैं। इसलिए हमें वैसे लोगों से नफरत नहीं करना है कि बुरे लोग हमारे जीवन में विनाशकारी ही लाते हैं, विनाश ही लाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में अगर हम सोच के देखें तो उनसे भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए अब मैं इन्हीं सुविचारों के साथ आपके इस नए टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। तो इस टॉपिक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो चलिए मैं आज इसको किस तरह से संतुलित करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण संतुलित करने का जो मेथड है वह किसने लाया? तो वैसे अगर हम बात करते हैं तो एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे जिनका नाम था उनका नाम था जीन विगेन। इनको हम लोग जीन विगेन कहते हैं। उन्होंने 1615 ईस्वी में एक कागज के टुकड़े के माध्यम से उन्होंने रासायनिक समीकरणों को जो है संतुलित करने का कार्य किया। इसलिए इनको सर्वप्रथम बोला जाता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो विधि बताई उनको जीन विगेन को जाता है। अब हम बात करते हैं कि पूरी तरह से किनको प्राथमिकता दी गई रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का। तो आप पता होगा कि आपको रासायनिक विज्ञान का जनक जो है एंटोनी लेबोइजर को कहते हैं। तो एंटोनी लेबोइजर इन्होंने 1789 ईस्वी में इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम दिया और उन्होंने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का सर्वप्रथम उन्होंने तरीका रखा। उसके बाद रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आसान हो गया, सरल हो गया। इस तरह से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे 10वीं कक्षा के बुक्स में देखेंगे तो उसमें एक विधि का नाम आता है, उसका नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है? तो हीट एंड ट्रायल मेथड यह कहता है कि जब आपके पास केमिकल इक्वेशन हो, रासायनिक समीकरण हो, तो उसमें हम अणुओं और परमाणुओं की संख्या किस तरह से हम बराबर करेंगे। तो चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूँ और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग को ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बारी बारी से इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम दो तरफ की इक्वेशन को ध्यान देते हैं, एक बाएं साइड का और एक दाएं साइड का, जिसको हम लोग बोलते हैं LHS और एक हम लोग बोलते हैं RHS। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको कैसे संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला को संतुलित करता हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि एक LHS है, LHS, और एक जो है RHS। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी कि बाईं ओर और एक दाईं ओर। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि देखेंगे कि इस इधर वाला
जो हमारा आयरन दिख रहा है फेरस, फेरस की संख्या कितनी है आयरन का? तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि 1 है, यहाँ पे लग रहा है, दिख भी रहा है कि 1 है। अब उस तरफ देखते हैं कि जितना ई साइड होगा उतना ऊ साइड भी होगा। तो इधर हम देखें तो 1 है, इधर हम देखते हैं भाई तो इधर जो है, इधर जो आयरन की संख्या 3 है। जब हमको मिल गया 3 है तो हमको साफ साफ पता चल गया कि इधर भाई 3 नहीं है, तो तुरंत हमको क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा Fe3, मतलब 3 हो गया फेरस। तो चलिए मेरा ये दोनों बैलेंस हो गया। अब मेरा ध्यान होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्योंकि बारी बारी से सबको जान लेना है। हाइड्रोजन इधर कितना है 2, इधर 2 है, इधर कितना है 2 है। तो हमको पता चल गया, हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन जो है वह दोनों तरफ बराबर है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन, दूसरा हो गया कि 2 ठो बराबर है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे पहले हमको भी इधर 4 बनाना होगा। तो 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करने के दौरान क्या हो गया, देखिए यहाँ पे Fe यहाँ भी हो गया, कितना हो गया Fe3 यहाँ भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया। अब ये कितना हो गया O4 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 4 हो गया। उसी तरह से मेरा यहाँ पर भी Fe3 है और यहाँ पर भी O4 है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 8 गो हो गया, उधर कितना है 2 ही ठो है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 दूना 8। आपको बिल्कुल नहीं डरना है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दिए। हम देखेंगे एक रफ में करके कि भाई ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आ रहा है कि नहीं। कितने लोग डरते हैं कि हम यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें, तो बात बराबर है। तो यहाँ पे Fe3 3 ठो, हाइड्रोजन 8 ठो, हाइड्रोजन 8 ठो, ऑक्सीजन 4 ठो, ऑक्सीजन 4 ठो। अब देखिए आपके सामने पूरी तरह से यह बराबर हो गया। तो चलिए अब मैं दूसरे इक्वेशन को बराबर करता हूँ। तो चलिए हम दूसरे इक्वेशन को बराबर करने से पहले मैं तीसरा इक्वेशन को बराबर करता हूँ, इसलिए क्योंकि पहले इसको हटाते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा लगेगा और आप लोग बिना स्पेस के नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले तीसरा को लेते हैं। देखिए वह संतुलित हो गया। अब उसी तरह से जिस तरह से हम बाईं तरफ का देखें और दाईं तरफ का देखें वो देखना है। तो चलिए देखते हैं, सोडियम 1 ठो है और सोडियम यहाँ पे 2 ठो है। तो पता चल गया कि सोडियम बराबर नहीं है, तुरंत हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, चलिए अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऐसे, किसी को दिक्कत हो रहा है तो Na2, ऑक्सीजन 2 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो, H2 प्लस SO4। अब देखिए Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए कितने लोग क्या करते हैं कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिर्फ इसको समझ लेते हैं कि सिर्फ सोडियम 2 ठो हो गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं। तो गलत बात, क्योंकि आप ऐसे भी देखिए तो ये सब आपस में जो है केमिकल बॉन्डिंग यानी कि मल्टीपल के रूप में है। तो जब हम बाहर से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबके संख्या में होता है, यानी कि ऑक्सीजन का भी 2 बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन का भी। अब इधर नहीं बढ़ जाना है, प्लस में नहीं बढ़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या बराबर हो गया। सोडियम 2 ठो, ऑक्सीजन 2 ठो और यहाँ 4, तो 4 और 2 6, इधर 6 ठो ऑक्सीजन है, उधर भी 6 ठो होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 ठो है। तो 6 ठो करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हम। अब देखिए किसी को दिक्कत हो रहा है तो देखिए N2O2 H2 प्लस H2 SO4 N2 SO4 प्लस 2 दूना 4 ऑक्सीजन 2। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब देखिए अब बराबर हुआ क्या, सोडियम 2 ठो, ऑक्सीजन 2 ठो, ऑक्सीजन 2 और इधर 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो उधर भी 6 होना चाहिए। इधर 4 और 2 6। अब देखते हैं हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 2 4, तो हाइड्रोजन 4 ठो है, तो उधर भी कितना होना चाहिए 4 ठो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 4 ठो है।
सल्फर एक ठो है, सल्फर एक ठो है। देखिए आपका बन गया। तो हमको लगता है कि आप लोग पूरी तरह से आप लोग सीख गए। तो चलिए अब दूसरे को हम सॉल्व करते हैं कि जब उलझन वाला रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसमें ही सिर्फ गुना करते हैं, नहीं, आप ऐसे भी करके एक दो स्टेप में आप बराबर कर सकते हैं। सब इक्वेशन हो गया इक्वल। चलिए तो चेक कर लीजिए आप ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का भी। अब इसको इरेज करते हैं हम। तो चलिए इरेज करते हैं हम इसको। अब हम लोग दूसरे को बनाते हैं कि भाई कैसे बनेगा। चलिए आप लोग भी अच्छे से सीख रहे होंगे। तो चलिए अब इसको अच्छे से सीखते हैं। इसको भी मिटा देते हैं हम, ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे, नहीं तो आप लोग गड़बड़ हो जाइए कि ऊपर देख रहे हैं कि नीचे देख रहे हैं। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, NO3। चलिए अब देखते हैं कि इसमें तो हमको साफ साफ पता नहीं चल रहा है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वीकनेस बच्चे, वो इसको नहीं बना पाएंगे कि भाई यहाँ पे कौन 3 ठो है, कौन 3 ठो है, कौन 3 ठो नहीं है, कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है। तो चलिए इसके लिए मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले करना क्या है, HNO3 इसको लिखना है एक स्टेप में। Ca इससे गुना करना है 2 से अंदर, O2H2 गुना कर दिए, मल्टीप्लाई करके उसको हटा देना है। चलिए Ca गुना करते हैं N2 2 तिहाई 6 प्लस H2। बस ऐसे एक बार कर लेना, ऑपरेट कर लेना है एक बार। अब चलिए ऑपरेट जब कर लिए तो अब हमें पता चल जाएगा कि अब हम जो इक्वेशन मेरा लिखा हुआ उसको मैं बना सकता हूँ पूरी तरह से। तो ये स्पष्ट हो गया कि बहुत लोग को यहाँ पे ही नहीं पता चलता है कि इसको कैसे हम इसको करें, कौन 6 है, कौन 4 है, कौन 2 है। तो अब तो ऐसे कर लेंगे, कुछ भी क्वेश्चन आए केमिकल इक्वेशन में, सबसे पहले इसको ऑपरेट कीजिए और ऐसे फॉर्म में बनाइए। अब देखिए फट से हो जाएगा। हाइड्रोजन गिनेंगे, हाइड्रोजन 1 और 2, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 3। चलिए उधर भी 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ठो है, गड़बड़ हो गया। चलिए अब हम और भी देखेंगे कि और कौन कौन गड़बड़ है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एगो है और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 ठो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया और 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन हो गया। तो इधर 6 ऑक्सीजन हो गया। चलिए तो जब 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन हो गया। तो चलिए अब इतना में भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, H2N2O6 CaO2H2 CaN2O6 प्लस H2। अब देखें क्या बराबर हुआ, हाइड्रोजन 2 ठो 2 ठो 4 ठो, इधर हाइड्रोजन 4 ठो है। चलिए सोडियम 2 ठो, सोडियम उधर भी 2 ठो, ऑक्सीजन 6 और 2 8, ऑक्सीजन 8 को हो गया, गड़बड़। तो ऑक्सीजन 8 को हो गया, कैल्शियम तो बराबर है भाई। तो 8 को करने के लिए हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन इधर 4 ठो है तो उधर 4 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो गया, H2N2O6 प्लस CaO2 प्लस H2 CaN2O6 प्लस H4, 2 दूना 4 और 2 कम 2। अब देखिए शायद बराबर हो गया। हाइड्रोजन 2 ठो 2 ठो, यानी कि हाइड्रोजन इधर 4 ठो है, इधर भी देखिए हाइड्रोजन 4 ठो। चलिए नाइट्रोजन 2 ठो, नाइट्रोजन 2 ठो, ऑक्सीजन 6 और 2 8, उधर भी 8 होना चाहिए, तो यहाँ भी 6 और 2 8, कैल्शियम 1 ठो, कैल्शियम 1 ठो। देखिए पूरी तरह से बैलेंस हो गया। तो कहीं भी दिक्कत नहीं है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम ब्रेक कर देंगे, ये रूल्स है, ये ब्रेक कर देंगे और उसके बाद बनाएंगे। ये मैं कैसे बनाया इसको, तो मैंने देखा कि अगर जो थोड़ा सा जानकार बच्चे हैं वो तो बना लेते हैं, यहाँ से बना लेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा वीकनेस है उनको थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया कि खुद से इसको क्या किया कि मल्टीप्लाई करके इसको अलग कर दिया। ये खुद से मैंने बनाया रूल्स कि इसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करके अणुओं की संख्या बांट दिए तो इससे हमको पता चल गया कि ऐसे अगर ऑपरेट कर दें तो बच्चे जो हैं उनको बनाने में सहूलियत होगी और आसानी से बना लेंगे। तो चलिए आज का एक रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हम लोग सीख गए और उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग परीक्षा में नहीं छोड़िएगा और अच्छे से बनाइएगा। तो चलिए आज
आज का यहीं तक ये बिंदु समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल।